नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा प्रयागराज में अभी महाकुंभ चल रहा है और ये 144 वर्ष में एक बार लगता है। तो आप सभी की वहाँ जाने की इच्छा होगी और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानना भी होगा कि वहाँ क्या-क्या होता है और हम किस तरीके से वहाँ जाएँ और क्या करें। तो इसकी हम पूरी जानकारी आपको देंगे और वो भी इस तरीके से देंगे कि हमारे भाई निक्कू नितेश जी जिनको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से राम-राम भाईलाओ के नाम से, वो खुद वहाँ जाकर के आए हैं, तो उनसे अच्छी जानकारी कौन दे सकता है। तो आइए हम आगे की जानकारी लेते हैं निक्कू जी से। राम-राम निक्कू जी। तो राम राम भाई लाओ। हाँ, मैं अभी महाकुंभ में गया था। 13 तारीख का स्नान और 14 तारीख का स्नान में वहाँ करके आया हूँ। मैं आपसे महाकुंभ के बारे में जानना चाहता हूँ कि महाकुंभ इतना बड़ा क्यों है और हर सनातनी की वहाँ जाने की दिली इच्छा क्यों है? तो आप मेरे को महाकुंभ के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देंगे? तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कुंभ मेला लगता क्यों है। इसके पीछे की ये कहानी है कि जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे तब 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक अमृत था और उस अमृत को जो पी ले वो अमर हो जाए। और इसी कारण दैत्य और देवता में घमासान मच गया। फिर विष्णु भगवान इंद्र देवता के पुत्र जयंत को बुलाते हैं और अमृत कलश कैसे बचाना है ये समझाते हैं। फिर इंद्र देवता के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेके आकाश में उड़ जाते हैं और दैत्य उन्हें घेर लेते हैं और अमृत कलश छीनने की कोशिश करते हैं। युद्ध के दौरान चीना जब टीमें अमृत कलश में से कुछ बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर जाती है और इसी वजह से कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ 12 वर्षों में इसलिए लगता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर होता है। और कुंभ में हर सनातनी इसलिए स्नान करता है क्योंकि यहाँ स्नान करने से उसके पापों से मुक्ति मिलती है और साथ के साथ स्वर्ग का स्थान मिलता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ देवी देवता भी स्नान करने आते हैं। ये तो आपने बताया कि कुंभ का आयोजन क्यों होता है और इसमें स्नान करने के क्या फायदे। अब मैं आपसे आपकी महाकुंभ की यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा। तो देखो, ऐसे तो मैं क्या है कि राजस्थान यात्रा पे चल रहा था, लेकिन उसी बीच 144 साल बाद महाकुंभ आया है, तो अपना तो जाना वैसे ही जरूरी है। क्योंकि अपन जब इतनी यात्रा वगैरह कर रहे हैं, इतने मंदिर दर्शन कर रहे हैं, तो महाकुंभ में स्नान करना तो जरूरी था ही सही। तो ऐसे ही 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला था। तेरह जो फर्स्ट शाही स्नान था वो 13 तारीख से लगने वाला था। मन में आज से 1 महीने पहले ही यही चल रहा था, भाई स्नान करना है, महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, महाकुंभ में जाना है। तो क्या बस प्लान बना लिया कि भाई निकलना है तो होगा इजी। पहले शुरू में सोचा कि ट्रेन वगैरह से टिकट की, तो ट्रेनें ओवरलोड फुल बुक चल रही है, स्लीपर नहीं है कोई। फिर देखा कि नहीं यार, चलो बस से चलते हैं। फिर बस में टिकट वगैरह पूछा तो कि डायरेक्ट प्रयागराज के लिए अभी शुरू नहीं हुई है। मैं 10 तारीख को ही यहाँ से निकलना था मुझे प्रयागराज के लिए, बाकी डायरेक्ट कोटा से वहाँ के लिए बस नहीं है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या करा जाए क्या करा जाए। तो मेरे ही अपने एक मित्र हैं भानु बना, उन्होंने से वो उधर के ही हैं, यूपी के ही। तो उनसे मैंने कहा मेरे को चलना है कुंभ में और आप मेरे को बताओ कैसे क्या है। तो उन्होंने कहा मैं चलता हूँ ना तुझे लेके। फिर मैंने कहा चल लो साथ में, आप ले चल ही रहे हो तो हम यहाँ से कोटा से स्टार्ट हुए। तो कोटा में हम 8 बजे करीबन बैठे, स्लीपर में बाबू की बस थी। तो हम कानपुर उतर गए 7 बजे। रास्ता में कोहरा था, बारिश 12 के बाद ही बारिश चालू हो गई थी। पर जैसे तैसे 7 बजे हम कानपुर पहुंच गए। कानपुर पहुंचने के बाद उनके कुछ रिश्तेदार थे, अमित भैया वगैरह, वो आए, उन्होंने स्नान वगैरह उनके घर पे नाश्ता वगैरह इनकी व्यवस्था करी और अच्छी व्यवस्था करी। उसके बाद हम वहाँ से निकले। कानपुर से हर 5 मिनट में प्रयागराज के लिए बस है। मतलब आप सिर्फ जाके खड़े हो गए, लाइन से बस लग रही है। क्योंकि वहाँ स्पेशल रोडवेज जो बसें लगा रखी है वो कानपुर से प्रयागराज ही ज़्यादा जा रही है। उनका रूट ही इतना वो हो चुका है कि वो जाते ही जा रहे हैं वहाँ पर। तो गए, भाई कान प्रयागराज जाना, उन्होंने कहा बैठो, लगी हुई है गाड़ी। बैठे तो उस गाड़ी में हम बैठे थे 10 बजे और उसने हमें उतारा 4:35 समथिंग ऐसा कुछ हो रहा था। और वो भी जाम, उसने कहा तो था 3 बजे उतार देंगे, पर जो कुंभ की जो भीड़ थी और जो ट्रैफिक था उसी वजह से हमें 1.5 से 2 घंटे लेट हो गए हम। चलो वो ने के पहुंचे जहां बस ने उतारा, भाई टैक्सी कर लेंगे, रिक्शा कर लेंगे कि भाई पहुंच जाएंगे कैसे ना कैसे, भाई यहीं होगा कुंभ, यहीं भर रहा होगा, फर्स्ट बार गए तो इतना पता भी नहीं है। रिक्शे वाले करें तो रिक्शे वाले कहते हैं कि भैया रिक्शे विक्शे सब बंद है, यहाँ से आपको 5 किलोमीटर पैदल पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। मैंने कहा 5 किलोमीटर पैदल, मैंने कि चलेंगे देखेंगे कैसे क्या सीन है।
धीरे धीरे बैग उठा के चलते गए चलते गए चलते गए। वो 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बराबर लग रहे थे मुझे तो। साथ में भानु बना कुछ बैग, दोनों बैग वही पकड़े, मैं उनसे ले, मैंने कि नहीं यार बना यार मुझे दे दो, कि नहीं यार तेरे पैर में दिक्कत है मेरे को ही उठा लेने दे। मैंने कि नहीं, तो हमने एडजस्ट करा, उन्होंने बहुत अच्छा एडजस्ट करा। नहीं तो कौन किसी के लिए क्या ही करेगा, भैया तेरा बैग तू उठा, तू भी तो घूमने आया ना। पर नहीं, उनका ये था कि नहीं आया नहीं थे साथ में, तो उठाए, उन्होंने बहुत हेल्प करी। फिर धीरे 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 चलते गए, मार्केट सभी जा रहे थे, और स्पेशल हम ही पैदल नहीं चल रहे थे, वहां सभी पैदल चल रहे थे। साधु हो गया, संत हो गया, वीआईपी आदमी हो गया, गरीब हो गया, हर तरह का, मतलब कोई भी हो वो पैदल, जिनके पैरों में हाथों में दिक्कत है वो भी पैदल पैदल चल रहे हैं। मैंने उनको देख के मैंने कहा यार चलते हैं अपन भी। तो जैसे ही एंटर हुए, भाई साहब इतना तगड़ा नजारा, मतलब वो चारों तरफ भीड़, हर तरफ लाइट, टेंट, खाने पीने की व्यवस्था, चाय वाले, मतलब पूरा जहाँ एंट्री थी बहुत ही अच्छी एंट्री थी, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी वो कर रखी थी। पुलिस वाले और आर्मी वाले इस व्यवस्था में खड़े थे, इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि भाई किसी से कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह सिक्योरिटी, जैसे कोई आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी वहां पर। फिर उसके बाद में हमने भाई चलो आगे यही कुंभ होगा। फिर हमने कि भाई पूछा पुलिस वालों से, उनने कि भाई कहाँ रुकने उकने का क्या है, कि आप ये सामने नदी है, गंगा नदी, इससे आपको 5-6 किलोमीटर पीछे जाना है, वहां है रुकने की व्यवस्था। मैंने कहा अभी और पैदल चलना है। मैंने कि कोई साधन, पुलिस वाले अंकल से बोला मैंने कोई साधन वाधन नहीं है, मेरे पैर में दिक्कत है। कि भैया यहाँ तो आपको ही पैदल, हमको भी आना है तो हम भी उधर से इधर ड्यूटी लगती है ना, तो पैदल पैदल ही जाते हैं। मैंने कहा यार ये तो, मतलब वो 5 किलोमीटर में ही 7 साढ़े 7 बज चुकी थी। उसके बाद हम, मैंने कहा यार आ ही गए, इतना संघर्ष ले ही लिया, और स्नान करना जरूरी भी था, मैंने कहा चलते हैं पैदल पैदल। फिर हम धीरे 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 धीरे, पैरों की हालत खराब हो चुकी थी, मतलब मैं तो अलग ही स्टाइल में चल रहा था, और साथ के साथ जिनके पैर सही है, बानू मना के भी थोड़े से पैर वगैरह में उनके भी दिक्कत है, पर जो नॉर्मल इंसान थे वो भी भाई धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि आदमी थक जाता ना, सफर करके कंटिन्यू आए, उसके बाद फिर चलना है पैदल तो कष्ट था ही सही। चले गए उधर, देखा, पूछा कि भाई कहाँ पर यहाँ टेंट, कहाँ रुकना है, कहाँ होटल वगैरह, कि भैया यहाँ होटल वोटल नहीं है, ये टेंट है, जहाँ जगह मिल जाइए जहाँ सो जाइए। जहाँ जगह मिल जाए, मैंने कि तो कोई जगह तो होगी ना। उन्होंने बताया 2 किलोमीटर इधर जाओ, सेक्टर नंबर 21 में जाओ, सेक्टर नंबर 24 में जाओ, उधर देख लो, सेक्टर 6 में देख लो। और वहां पूरी लाइन से पुल पुल की भी संख्या फिक्स कर रखी, और सेक्टर के उसमें बांट रखा है अलग से ही। गए, पूछा, देखा तो भीड़ ही भीड़, कोई सब सब जमीन पे सो रहे हैं, कोई बेड वाली व्यवस्था थी तो फुल बुक, क्योंकि सब उसी टाइम पे फर्स्ट शाही स्नान था, तो सब उसी जगह पे इकट्ठा हो गए। मैंने कहा भानु बना कैसे क्या करना है, कैसे रुकेंगे क्या है, कि भाई देख सब इतने जने हैं, ये सब भी तो जमीन पे ही सो रहे हैं, अपन भी सो जाएंगे तो क्या फर्क है। मैंने कहा हाँ यार ये तो ठीक है, मैंने कि लेकिन अपने पास तो सिर्फ ओढ़ने के लिए कंबल ही है, बाकी बिस्तर वगैरह की भी तो जुगाड़ हो ना। फिर पूछा, फिर 2 किलोमीटर सिर्फ इस उसके लिए घूम रहे कि भाई कोई गद्दा या कोई तकिया वगैरह मिल जाए, भाई नीचे बिछा ले। सबने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो सब दे दी गई है, आप कैसे भी करके नाइट निकालो। मैंने कहा यार ये तो बहुत भारी पड़ेगा, मैंने बानू बना। सोचते 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 आधे घंटे बाद ये वो लिया, मतलब एक तरीके से ये कि भाई नहीं अब रुकना ही है, अब नहीं, वापस चल के भी कहाँ जाएंगे भाई, 5-10 किलोमीटर इधर अंदर आ गए, बाहर जाने के लिए भी 10 किलोमीटर पैदल चलना है, तो इतना तो कष्ट में नहीं झेल सकता। फिर उसके बाद में हमने ली 30-30 रुपए में पन्नियाँ मिल रही थी वहाँ, पन्नियाँ फुल, मतलब एक वो था कि मतलब चौकोर पन्नी थी जिसमें 2 आदमी आराम से सो सकते हैं, हमने 2 पन्नियाँ ली, बिछा ली रोड पे ही। उसके बाद में 1 घंटे तक तो हम लेटे रहे, थोड़ी एनर्जी आई कि नहीं यार चलो ये पैदल पैदल घूमने से, इससे तो बढ़िया है कि कम से कम रिलैक्स मिला। ऐसे करते करते फिर मैंने बानू बना होगा, मैंने कहा यार खाने वगैरह का चलते हैं, कि यार खाने अगर दोनों साथ चलेंगे तो फिर बैग ले चलना पड़ेगा, उससे बढ़िया है कि तू पहले खाना खाया फिर मैं खाया हूँ। मैंने कहा हाँ, ये बढ़िया है, नहीं तो बैग में भी सामान है, मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मतलब नहीं छोड़ सकते बैग को। और वहाँ पुलिस वालों ने बार बार ऐलान कर रखा था, चोर जेब कतरों से इनसे सावधान रहे, अपने सामान की जिम्मेदारी आप खुद ही रखें।
पहले से ही, और फिर घर से भी गए थे तो मम्मी पापा ने सबने समझा के भेजा था भाई सामान की सुरक्षा रखना वहां पर, नहीं तो मोबाइल वगैरह चोरी हो जाए, कैसे आओगे कैसा क्या है। फिर मैं चला गया भंडारे में। भंडारे लग रहे थे लाइन से, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हर संत द्वारा, हर साधु द्वारा, जितने भी साधु संत वहां आए हुए थे, बड़े जो साधु संत हैं, उन्होंने खाने की इतना लंगर चला रखा था, मतलब एक बार में 20-50 हजार जने यूं खाना खा लें चुटकी में, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। चल गया, एक साधु जी थे, इतना तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन लाइन लग रही थी, मैं लाइन में लग गया। 1 घंटे बाद मुझे, 1 घंटे तक तो मेरे को, मैंने कहा यार खाने में लाइन में लग रहे हैं ऐसे वैसे, पर मैंने कहा लगना ही है नितेश, और ऑप्शन भी नहीं है अभी तो। लगे, जैसे ही प्लेट मैंने हाथ में ली, और जैसे ही जो गरम गरम चावल और दाल की सब्जी और मूंगड़े की सब्जी और रोटी दी और अचार दिया, मतलब पूरी थकान एक रोटी खा के मजा आ गया। भाई साहब मानोगे नहीं, 6 से 7 रोटी तो दवाई, और 3 बार चावल लेके खाया, मतलब फुल पेट, क्योंकि सुबह से चल ही रहे थे। खाना वहां खाया था अमित भैया के घर, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि रास्ते में भी क्या खाएंगे, और चुटुर पुटर जो खाते थे पेटीज वगैरह, वो तो यूं ही, रोटी पेट तो रोटी से ही बनना। खाया मैंने, खा खुआ के फिर मैंने वहां पर जो प्लेट वगैरह थी, तो मैंने वहां के जो साधु संत थे उनसे पूछा धोने का, कि नहीं इतने अच्छे थे वो, कि मतलब प्लेट वगैरह अच्छी, मतलब वो खाने खिलाने में इतना इंटरेस्ट, और सब बुजुर्ग टाइप के साधु संत थे, उनको इतना इंटरेस्ट आ रहा था खाना खिलाने में, कि मतलब बस सेवा, उनका ये था कि बस सेवा करनी है, सेवा करनी है। और किसी को यूं नहीं कि भाई आपको ये कम है, या आपने 5 रोटी ले ली या 10 रोटी, वहां फुल पेट, मतलब जब तक आदमी फुल पेट खाना निकाल लेता, उठने ही नहीं दे रहे थे। फिर आ गया मैं, आते मैंने बानू बना से, मैंने कहा यार खाना अच्छा था, लेकिन 2 घंटे करीबन लगेंगे आपको, 1 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसा कर, कुछ और व्यवस्था है क्या। और मैं जब खाना खाने गया था, उसी लाइन में पूड़ी वगैरह की इनकी दुकानें लगी हुई थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पूड़ी वगैरह ले आऊं, पूड़ियाँ वगैरह के ठेले लगे हुए, स्टॉल रहती है ना एक, उस टाइप का लगा हुआ था। फिर उन्होंने कहा ऐसा कर यार, मेरे को ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो लिया। फिर मैं 2 किलोमीटर पूड़ी लेने गया, रात की 11, 11:30 ऐसे समथिंग टाइम हो रहा होगा। मैं पूड़ी लेके आया, 40 रुपए में 7 पूड़ी और आलू की सब्जी और मिर्ची दी थी उसने। ले जाके भानु बना को मैंने कि खा लो खाना। उन्होंने मतलब एक मतलब छोटी सी स्टॉल का खाना, उन्होंने पूरी की पूरी 7 पूड़ी खाई, और कह रहे यार एक नंबर लगा ये तो। मैंने कि या तो अपन दिन भर से थके हुए हैं इस वजह से अच्छा लग रहा है खाना, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ है ही जादू, मतलब इस जो महाकुंभ की, जो प्रयागराज की जो नगरी है, एक जादू। क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस ऐसा था कि हर चीज अच्छी लग रही है, पानी पी रहे हैं, नल का पानी पी रहे हैं वो भी अच्छा लग रहा है, पूड़ी खा रहे हैं, कुछ भी मतलब चाय पी रहे हैं, स्टॉल की चाय पी रहे हैं 10 रुपए की, अच्छी लग रही है भाई। वहां उन्होंने व्यवस्था उसी हिसाब से कर रखी है। फिर उसके बाद सोए, सोने के बाद 1 घंटे करीबन बाद में कुछ साधु आए देख रेख, मतलब 12 बजे समथिंग, कि किसी के सोने की व्यवस्था नहीं है या कोई परेशान तो नहीं हो रहा, तो वो एक ब्राह्मण टाइप में कुछ साधु आए, अच्छे साधु थे, तो उन्होंने जगाया। तो मैंने कहा यार, मैंने कि शायद उठाने के लिए आए हो कि भाई यहाँ कैसे सो रहे हो रोड पे ही ऐसे वैसे। तो उन्होंने उठाया कि अरे बच्चा, मैंने कहा हाँ जी भाई मैंने कि बताओ प्रभु। अरे भैया इतनी ठंड पड़ रही है आपको, कैसे आप यहाँ पर इतना, इस पे पन्नी डालो इस पे। तो उस साधु के साथ में एक और साधु जी थे, उनसे वो कह रहे पन्नी डालो इनके, इनके कंबल गीले हो जाएंगे सुबह तक। तो इतने अच्छे, मतलब एक रहता है ना कि वो कि ठंड में, और वाकई में ठंड भी लग रही थी, मतलब देवता आ रहा है आदमी, साधु के बेस में देवता आ रहा है, और कह रहा है उन्हें कि भाई ठंड लगेगी रात में, अभी ये धुंध पड़ रही है इतनी ज्यादा, एक बारिश आ जाए कुछ आ जाए, तो आप पहले से व्यवस्था करो। उन्होंने वो पन्नी कंबल के ऊपर डाल के कि अब इसको बांध लो तुम। फिर हमने कि भाई इसको बांधे कैसे, ना तो आलपिन ना कुछ। फिर चोटी के मेरे बैग में क्या है, एक्स्ट्रा चोटी के रबड़ पड़े रहते, चारों कोनों पे कंबल से वो पन्नी इस तरीके से बांध दी कि वो उड़ ही नहीं सके। फिर उसके बाद हम सोए, कब नींद आई, इतने थके हुए थे हमें तो 4, 4:30 बजे नींद खुली, और झक नींद आई, मजा आ गया। मतलब 4:30 बजे फिर मैंने भानु मना से पूछा, मैंने 4:30 बज गई क्या करना है, कि यार ठंड तो है, और गंगा जी का और अपने पानी पहले से ही बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। मैंने कहा ऐसा करते हैं 1 घंटा अपन और रेस्ट करते हैं। 1 घंटा रेस्ट करा,
फिर सो के फिर उठ गए थे हम 6 बजे। तो फिर उठ के जब हम पैदल पैदल चले तो सबसे पहले तो मैंने चाय पी, क्योंकि उठते ही चाय चाहिए। चाय पीने के बाद फ्रेश होने के लिए भी वो था, तो पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ा सा आगे ही है। तो हम गए तो हमने देखा वॉशरूम की पूरी लाइनें लगी हुई है। सब इतने मतलब एक बार में एक लाइन में 15-20 जने आराम से फ्रेश हो सकते हैं, और लाइन से फ्रेश होने की इतनी व्यवस्था कर रखी थी। वो सरकार का मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर जैसे वो डब्बे नहीं होते तो लोग बाग करते ही क्या, क्योंकि कुछ आर्ट नहीं है, कुछ वो नहीं है कहाँ। और फिर लेडीज से भी है, सबसे ज्यादा जो महाकुंभ में जो यात्रा करने आए थे उनमें लेडीजों की संख्या बहुत ज्यादा थी, बच्चे थे, लेडीज थी। तो उनके लिए जो फ्रेश होने की व्यवस्था थी वो अच्छी थी। और हमने फिर फ्रेश वगैरह हुए। फ्रेश होने के बाद में फिर हम चले गए स्नान करने। तो हमने फिर स्नान किया गंगा जी का। इतना तगड़ा एक्सपीरियंस था, मतलब जैसे ही कपड़े खोल के और स्नान जहाँ कर रहे थे तो वहाँ लाइन से ही बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, लेडीज वगैरह सब, और साथ में ही लेडीज पुलिस और पुलिस वाले खड़े हैं कि भाई कोई डूब नहीं जाए, कोई ज़्यादा आगे नहीं निकल जाए, या कोई कुछ साफ सफाई में गंदगी नहीं कर दे। तो उन चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पहले से ही फोर्स लगा रखी थी। तो पहले तो मैंने भानु बना आप मारो डुबकी, मैंने कि मैं, क्योंकि वीडियो भी फिर कैप्चर भी करना था। सबसे पहले वो उन्होंने डुबकी लगाई। वो जैसे ही डुबकी लगा के आए तो वो उन्होंने की ठंडा, मैंने कि ठंडा, मैंने कि और अपन गरम घर पे नॉर्मली गर्म पानी से मतलब सर्दी में गर्म पानी से ही नहाते हैं। मैंने कि ये तो बहुत तगड़ा वो हो गया कि भाई आज तो ठंडे पानी से नहाना है, और नहाना भी जरूरी है। फिर उसके बाद में वो नहाए, बाहर आए, तौलिया वगैरह से पूछा, उन्होंने कहा कि नितेश यार अब ठंड नहीं लग रही। मैंने कि अब ठंड नहीं लग कि नहीं, वो जब डुबकी लगाने से पहले और डुबकी लगाने तक ही ठंड थी, उसके बाद इतना ठंडा पानी है कि शायद टेम्परेचर मेंटेन हो गया। मैंने कहा भाई मैं भी लगाऊंगा इसे। मैंने कहा आप, या क्या पता वो इस वजह से कि भाई थोड़ी सी हिम्मत आ जाए मेरे में कि भाई ये भी लगा ही ले। फिर मेरी बारी आई तो मैंने नाक बंद करी, सीधी डुबकी लगाई, और मैं उठा और मेरा मतलब माइंड शेक हो गया, जम गया बर्फ की तरह। तो मैं इधर उधर देख के मैंने कि मतलब हंसी आ गई कि भाई क्या क्या था ये एकदम से। पर फिर उसके बाद मैंने 3-4 डुबकी, मैंने टोटल 7 डुबकी लगाई। फिर उसके बाद मेरे को ये कि मतलब मजा आ गया कि यार वाकई में ही गंगा स्नान और जो ये इम्पोर्टेंट जो है स्नान, वो उसका सिर्फ में मतलब जो उसकी जो पॉजिटिव जो वो है, एक तरीके से मैं समझाऊं कि वहां पर पूरा का पूरा ऐसा था कि आप स्नान जैसे ही करोगे, स्नान करने के बाद आपको एक पॉजिटिव मतलब आप शक्ति मान लो, आप एक तरीके से आपका मतलब जो पूरा एक रहता है ना कि यार मैं क्यों आया, क्या थकान, ये वो आपका ही होगा उनने कि यार ये स्नान के लिए अपन यहाँ आए और इतना अच्छा स्नान, मतलब एक मजा आ गया वो। तो जितने भी भाई जाएं तो ठंड वंड का कुछ वो नहीं है, पानी से नहीं डरे। 2 सेकंड की ठंड रहती है, वो भी मेरे को उसी दिन पता लगा कि ठंडे पानी से भी अगर नहाते हैं तो इतनी ज्यादा वो नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। अब जो लोग यहाँ से महाकुंभ में स्नान करना जाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? तो देखो हकीकत में बताऊं तो पहले मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैं वहां से गंगा स्नान करके घर की तरफ लौट रहा था तब मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा था कि 144 साल बाद ये चीज वापस रिपीट होगी। तो और मैं इतना मतलब इतना भाग्यशाली हूं कि मैंने शाही स्नान महाकुंभ में करा, मतलब प्रभु मजा आ गया। और यूं मान लो कि देखो अब क्या होता है, कष्ट तो होगा सही। जब सरकार क्या करेगी, इतनी भीड़ है, व्यवस्था कर रखी है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अगर मान लो छोड़ दिया जाए कि हाँ कर लो स्नान, कोई व्यवस्था नहीं रखे, तो फिर उससे अच्छा है ना, इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो खाना, एक तो देखो खाना आपको फ्री मिलेगा, पैदल चलना पड़ेगा वो अलग दिक्कत है, लेकिन अगर आपको फ्री में खाना चाहिए, खाना आप भले 10 दिन रुको, 5 दिन रुको, 15 दिन रुको, आपको बढ़िया क्वालिटी का बेस्ट खाना वहां पर मिलेगा। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। अब रहने की बात है तो रहने का ये है कि वहां पर कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर 100-100 200-200 रुपए लेके बेड
तकिया, रजाई वगैरह, मतलब हर चीज़ दी जा रही थी। लेकिन वो जगह हमें मिल नहीं पा रही थी क्योंकि नॉलेज की कमी थी और पुलिस वाले भी इतने बिजी थे उनके काम में कि वो बता नहीं पा रहे थे। मतलब वो भी कुछ जनों की बाहर से ड्यूटी लगी हुई थी। पूरा कुंभ तो उन्होंने भी नहीं घूमा। वहाँ पर जैसे आप अंदर जाओ तो सबसे पहले तो क्या है, मेरे हिसाब से आप बाहरी रूम की व्यवस्था कर लो। सिर्फ रूम की रहने की। अगर आप 2 दिन या 3 दिन रुकते हो, 1 दिन के लिए तो आप रूम लो ही मत हो, कहीं भी बिछाओ यार, सो जाओ। उस पल का भी आनंद लो। कीर्तन चलता रहता है रात भर, किसी भी जगह जाके बैठ जाओ। किसी बाबा बाबा कीर्तन कर रहे हैं, वहां जाके बैठ जाओ। या कोई लेडीज वगैरह कीर्तन कर रहे हैं, आप देखो, एंजॉय करो ना उस चीज को, उस पल को भी तो एंजॉय करो कि कितनी अच्छी चीज है। महाकुंभ है भाई, महाकुंभ। तो आप जाओ अच्छे से, खाना आपको फ्री मिल ही जाएगा। रही बात पैदल चलने की, इतना स्ट्रोंग तो इतना तो कर ही सकते हो जब दैत्य और देवता आपस में अमृत के लिए इतनी बड़ी वो कर सकते हैं, तो अपन तो वो वाले इंसान है ना, तो कर सकते हो एडजस्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप भी जाओ। और बस ये है 80+ जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा अपनी रिस्क पे जाएं, और बच्चों को लेके, अब बच्चों को अवॉइड करो। अगर जैसे गोदी में बच्चे, क्योंकि मैं वहां देख रहा था कि कुछ फैमिलियां चली तो गई, लेकिन फिर बाप बेटे पे चिल्ला रहा है, बेटा बाप पे चिल्ला रहा है, आप कहाँ इधर उधर है। वहां क्योंकि वहां हो ही ऐसा रहा था, सीन ही यही चल रहा था कि लुगाई लोग के माथे आ रही है, यहाँ पर ये शेर वैसे फलाना डिगड़ा। मैं देख रहा हूँ, मैं फुल एंजॉय कर रहा था, फुल एक्सपीरियंस देख रहा था कि लोग बाग कर क्या रहे हैं। एक तो आप आए हो धार्मिक जगह पे स्नान करने, अब वहां आप लड़ रहे हो, तो फिर आपका भगवान भी ऊपर से देखता होगा, तो नहीं ये क्या है कि क्यों लड़ना है, सिर्फ रहने के लिए लड़ना, अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही इसलिए लड़ना, क्या होता है। उस चीजों को बढ़िया एंजॉय करो, इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। और देखो जो जैसे जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं या जो, तो आप जरूरी नहीं स्नान में जाओ। आप मेन भीड़ जब ही रहेगी जब शाही स्नान होगा, या जो स्नान की जो डेट है उस दिन पे ही ज्यादा भीड़ पड़ेगी, अन्यथा इतनी भीड़ नहीं रहेगी। तो आप जा सकते हो इजी, मेरी तरफ से तो जाना चाहिए। मेरे को तो मेरा अभी प्लान बन रहा है कि मैं मेरी फैमिली को लेके एक बार वापस जाऊं। हकीकत तो ये है, लेकिन और देखा है मैं पहले से, तो मेरे को पहले से पता है कि भाई इस बार कैसे कैसे। भाई ये मेरे को सुधार ये करना है, एक तो मैं जैसे ही जाऊंगा तो पहले ही रुक जाऊंगा प्रयागराज के पहले ही, वहां रूम वगैरह ले लूंगा, सुबह निकलूंगा, दिन भर घूमूंगा, वापस रूम पे आ जाऊंगा, नहीं तो वहीं घूमता रहूंगा। और जो भी जने पैदल पैदल चले वो सिर्फ जरूरत की चीजें लेके जाएं, यूं नहीं मेरी तरह 7 दिन के कपड़े लेके 7 दिन के कपड़े लेके चला गया मैं कि भाई 7-8 दिन रुकेंगे मस्ती से। 2 जोड़ी कपड़े पहने, एक में पूरा ट्रेवल कर लिया, दूसरा स्नान करने के बाद फिर कपड़े पहने, बाकी के जीन्स वगैरह कुछ काम नहीं आई। तो मत लेके जाना मेरे तरीके से, तो आप इतना ज्यादा ले जाओगे तो आपको ही ढोना है उसको, बैग को। कोई आएगा नहीं ऊपर से और कोई मिलेगा भी नहीं वहां पर कि भाई कोई पैसे देके कि भाई तू चला ले इसको। तो इतना सा है, चीजें कम से कम ले जाएं, जरूरत की चीजें ले जाएं। और हॉस्पिटल की बढ़िया सुविधाएं हर कदम के, मतलब हर कोने पे, मतलब जिस जगह पे भी आप जाओगे ना पुलिस वगैरह है। अगर आपको किसी चीज की टेबलेट भी चाहिए, जैसे बुखार आ रहा है उसकी टेबलेट चाहिए, आप बोल दो। पर ये नहीं कि आपको बुखार आ रहा है आप फिर भी चले जा रहे हो, आप नहीं कि भाई, सरकार ने जो पूरी अच्छी व्यवस्था करी ना वो इसी चीज की व्यवस्था करी है कि आपको अगर बुखार आ रहा है, खट आप पुलिस वालों को या वहां पर नंबर लिख रखें, आप किसी भी चिकित्सा में जाके, बहुत सारे चिकित्सा बना रखे हैं, टेंटों के अंदर ही चिकित्सा बना रखे हैं, वहां आप आपका इलाज करा सकते हो, गोली दवाई ले सकते हो। अगर भगदड़ की वजह से या किसी चीज से कुछ दिक्कत होती है वहां पर, मतलब पूरी फैसिलिटी दे रखी है उन्होंने। तो सभी जाओ, अच्छे से जाओ, सुरक्षा से जाओ। और थोड़ा कष्ट है, बाकी इतनी वो नहीं है। बस ये है थोड़ा भीड़ वगैरह का देख लेना, मैनेज कर लेना, साथ में पूरी फैमिली जाएंगे तो मैनेज हो ही जाता है। इस प्रकार थी हमारे निक्कू भैया की जर्नी महाकुंभ 2025 की। और इसी तरह की यात्राएं देखने के लिए निक्कू भैया के चैनल निक्कू नितेश को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर जो ये काम कर रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई और इस तरीके का काम कर रहा होगा। क्यों निक्कू भैया? ये अभी राजस्थान के सारे मंदिरों के दर्शन कराने हैं, उसके बाद फिर इंडिया लेवल तक पहुंचेंगे। तो हर मंदिर की जानकारी, हर तरह के धार्मिक आयोजनों की जानकारी लेने के लिए और हर तरीके के व्लॉग देखने के लिए निक्कू भैया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और जो भी आप बताना चाहो बताओ निकू भैया। मेरा तो यही कहना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेहनत है हर मंदिर में जाने का, वहाँ का रिकॉर्ड करने का और दर्शन करने का बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सब भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो निकू भैया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं वो कुंभ के दर्शन का लाभ भी उठा पाए और इस यात्रा के बारे में सुन भी सकें। क्योंकि देखो कि आप भी जानते हो कितने लोग जा पाओगे और कितने लोग नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। तो इस यात्रा का लाभ उठाने के लिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी इस वीडियो को देख सके, देख से। ठीक है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम भाई लाओ।